ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है, लेकिन इसको खरीदने बेचने का तरीका बिल्कुल अलग है। म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आप दिन में निर्धारित कर दीजिए, पैसा दे दीजिए, आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा और शाम को आपको उतना यूनिट्स मिलेगा ही मिलेगा। कभी भी अपने NAV से बहुत ज़्यादा दाम पे कभी भी कोई ETF नहीं खरीदना चाहिए। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड्स। और आज का बड़ा सवाल ये कि ETF या म्यूचुअल फंड किस में निवेश करना सही है, और इसी उलझन को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेन्द्र कुमार। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। पहला प्रश्न जो मेरे मन में आता है सर कि आखिरकार ये ETF है क्या, और ये म्यूचुअल फंड से अलग कैसे है? ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है, लेकिन इसको खरीदने बेचने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक तो कि ETF हमेशा किसी इंडेक्स फंड पे ही होता है। म्यूचुअल फंड कई तरीके के होते हैं, इंडेक्स फंड भी हो सकते हैं और एक्टिवली मैनेज फंड। आप पैसा देते हैं, फंड मैनेजर अपनी इच्छा अनुसार या आप अपने उद्देश्य के अनुसार उस फंड को पैसा लगाता है। ETF हमेशा किसी इंडेक्स या किसी कमोडिटी पे ही होता है। गोल्ड फंड केवल गोल्ड में पैसा लगाता है। निफ्टी फंड निफ्टी के 50 शेयर में लगाता है। सेंसेक्स फंड सेंसेक्स के 30 शेयर में लगाता है। तो और इसके खरीदने बेचने का तरीका बिल्कुल ही अलग है म्यूचुअल फंड की तुलना में। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आप किस दाम पे खरीद रहे हैं। आप 50,000 रुपये फंड में लगाते हैं, 2-2:30 बजे तक लगे, जो कट ऑफ टाइम है उसके पहले लगाया हुआ पैसा फंड कंपनी ले लेती है। और आज शाम का जो दाम होता है निर्धारित, जो NAV कैलकुलेट होता है, उसके आधार पे आपको उतने यूनिट्स दे दिए जाते हैं। आपके पैसे से उस NAV को से डिवाइड करके आपको उतने यूनिट्स दे दिए जाते हैं। जब आप ETF खरीदते हैं तो बाज़ार में इसका लगातार दाम आता रहता है। लोग खरीदने वाले हैं, लोग बेचने वाले हैं, और वो ETF उसके डिमांड सप्लाई के वजह से भी इसका दाम बढ़ता रहता है, और अंडरलाइंग वैल्यू के वजह से भी। तो अगर सोने का दाम बढ़ रहा है, सोने का दाम बढ़ा है तो सोने के ETF का दाम भी बढ़ेगा। लेकिन अगर कम लोग खरीदने वाले हैं तो हो सकता है कि सोने का दाम जिस रफ्तार से बढ़ा है उससे कम ETF का दाम बढ़ा हो। उसी तरह से निफ्टी और सेंसेक्स वाले और या किसी भी इंडेक्स फंड के ETF पे हो सकता है। तो ETF हमेशा इंडेक्स या कमोडिटी पे होता है। म्यूचुअल फंड इंडेक्स या एक्टिवली मैनेज भी हो सकता है। खरीदने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। तो ETF में आप ट्रेड कर सकते हैं। आप सुबह खरीद करके शाम तक बेच भी सकते हैं, या आप आज खरीद करके 2 दिन के बाद भी बेच सकते हैं। उसमें खरीदने का तरीका बिल्कुल अलग है, इस वजह से आपको ब्रोकरेज लगेगा उस तरह। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उस पर आपको इस तरह का कुछ नहीं लगता है, बल्कि म्यूचुअल फंड पे एंट्री लोड तो ख़त्म ही हो चुका है। तो म्यूचुअल फंड खरीदने का तरीका अलग है, ETF के खरीदने का तरीका अलग है, और मुख्य तौर पे यही अंतर है। अच्छा, निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझने की कोशिश करें सर, तो ETF और म्यूचुअल फंड का जो असली फ़र्क है वो क्या है? ETF एक बहुत ही एक्टिव इन्वेस्टर के लिए एक व्हीकल है, जिसमें कि बाज़ार में कभी अचानक बढ़ा या गिरा और उसका फ़ायदा या आप उठाना चाहते हैं तो आप उस समय खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आप दिन में निर्धारित कर दीजिए, पैसा दे दीजिए, आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा और शाम को आपको उतना यूनिट्स मिलेगा ही मिलेगा। या अगर आप बेच केवल वही सकते हैं जो आपके पास पहले से है। और ETF आप खरीद लीजिए, बेच लीजिए, आज खरीद लीजिए, कल बेच लीजिए, और इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट और ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए। म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपको ये नहीं चाहिए। तो मोटे तौर पे ये बहुत ही एक्टिव निवेशकों के लिए है। और एक तीसरी बात जो कि अभी हाल फिलहाल काफ़ी जिस वजह से इनका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, कि अब इंडेक्स फंड पॉपुलर हो रहे हैं, और बहुत सारे इंडेक्स फंड का जो व्हीकल है वो ETF ही उपलब्ध है। बहुत सारे व्हीकल को खरीदने के लिए आपके पास ETF ही एक आपके पास विकल्प है। तो इस वजह से ये बढ़ रहा है, तो इसको देखना चाहिए। लेकिन अधिकतर आम लोगों की ज़रूरत अधिक म्यूचुअल फंड से पूरी हो जाती है। बट ETF में आप कहें कि आप दिन भर काम पे लगे रहते हैं, कि अगर आप उसमें पैसा लगा दिया आपने तो आप काम पे लगे हुए हैं। जी, हम निवेश का जो नज़रिया हम वैल्यू रिसर्च में हमेशा लोगों को बताते रहते हैं, या एक आम निवेशक को जिस तरह से सोचना चाहिए कि आप निर्धारित कीजिए कि आपको पैसा कितना इक्विटी में लगाना है, आप कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, और उसमें से कितना पैसा आपको बहुत सालों के लिए लगाना है, और उसका SIP करते जाइए। एक्टिव फंड में कीजिए, इंडेक्स फंड में कीजिए, या आपको लगता है कि बहुत सारे लोग साप्ताहिक भी हर वीक बचा सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। कोई ख़ास मौके पे आपको ETF खरीदना है तो आप ETF आप शेयर खरीदने बेचने जैसे काम है।
काम है। म्यूचुअल फंड आपके लिए एक लंबे समय के निवेश के लिए एक बहुत बेहतरीन आसान विकल्प है, और तो इसको देखने का नज़रिया अलग है। अलग अलग है। अच्छा सर, ETF और म्यूचुअल फंड की फीस में कितना फ़र्क होता है? काफ़ी फ़र्क हो सकता है। ETF को चूँकि चलाने का जो तरीका है उस वजह से ना इसमें फंड मैनेजर की ज़रूरत है। ये एक इंडेक्स को ट्रैक करता है, एक बार लगा देने के बाद वो पैसा लगा रहता है और लोग खरीद बेच कर रहे हैं। बल्कि ETF में खरीदने के लिए आपके दो खर्चे हैं। आप ETF का जो एक अंडरलाइंग एक्सपेंसेस है वो हो सकता है 0.5%, वो हो सकता है कि करीब 75 बेसिस पॉइंट हो, 3/4 का, या बहुत सारे ETF बहुत ही कम खर्चे पे उपलब्ध हैं। लेकिन इसको खरीदने के अलावा आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ता है, आपको STT भी देना पड़ता है, आपको जो ट्रांजैक्शन फ़ीस जो एक्सचेंजेस का होता है वो भी देना पड़ता है। तो आपको पूरा खर्चा देखना चाहिए कि आप जो खरीद रहे हैं अंडरलाइंग चीज़ का वैल्यू कितना है और उसके अलावा खर्चा क्या क्या है। जब आप म्यूचुअल फंड में खरीदते हैं तो यहाँ पे किसी फंड का खर्चा रेगुलर प्लान का 1% हो सकता है, डायरेक्ट प्लान का 0.5% हो सकता है। संक्षेप में सर, दोनों के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं ये बता दीजिए। मुझे लगता है आपको आसानी से एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान का चुनाव करना है तो आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए लगाइए। आपको ETF के समझने में, जानने में, क्योंकि ETF को खरीद बेच करने में एक चीज़ की और चिंता करनी पड़ेगी आपको कि जब आप ETF खरीदते हैं तो आज हो सकता है सेंसेक्स का वैल्यू 100 रुपया हो और हो सकता है ETF 101 रुपये में बिक रहा हो जी। तो अपने अंडरलाइंग वैल्यू से वो कितने ऊपर या कितने नीचे बिक रहा है, अगर आप नीचे खरीदते हैं तब तो अच्छी बात है, ज़्यादा खरीद लेते हैं तो, लेकिन कई बार अगर आप ये ध्यान नहीं देते हैं कि उसका अंडरलाइंग वैल्यू क्या है, उस ETF का नेट एसेट वैल्यू क्या है, और नेट एसेट वैल्यू आपको केवल शाम को ही पता चलेगा जी। उसके पहले आपको एक एस्टिमेटेड नेट एसेट वैल्यू आपको फंड कंपनी के वेबसाइट पे हर एक ETF का उपलब्ध है, तो वो देख करके आपको बारीकी से इसका आकलन करना चाहिए कि आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं। कभी भी अपने NAV से बहुत ज़्यादा दाम पे कभी भी कोई ETF नहीं खरीदना चाहिए, ये इसके बारे में आप सजग रहें अगर आपको ETF में पैसा लगाना भी है तो एक तो आपको जब आप ETF खरीदते हैं तो इसके बारे में सजग रहना चाहिए कि आप अपने उसके NAV से ज़्यादा दाम पे बहुत नहीं खरीदें। दूसरा कि जो SIP आप करते हैं जी, ये जितनी आसानी से आप SIP करते हैं, आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाता है, हर महीने आपका पैसा लग जाता है, उतनी आसानी से आप ETF नहीं खरीद सकते जी। हालांकि अब बहुत सारे ब्रोकरेज में ब्रोकर्स ने इंतज़ाम कर दिया है कि आप निर्धारित कर दीजिए कि कब आप कितना रुपया इस स्टॉक में लगाना चाहते हैं, लेकिन आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आप यहाँ पे 50,000 रुपये हर सप्ताह लगाएंगे, लेकिन आप ये निर्धारित कैसे करेंगे कि वो अपने NAV से बहुत ज़्यादा दाम पे ना हो जी। तो ये आपको इस पे नज़र रखना पड़ेगा। तो ETF थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और ETF आपको कुछ विकल्प उपलब्ध करा सकता है जो कि अदरवाइज़ उपलब्ध नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड बहुत ही आसान है और वहाँ पे ढेर सारे विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं। आपके इस जवाब से एक प्रश्न सर आखिर में और मेरे मन में आता है कि किस निवेशक को ETF चुनना चाहिए और किसको म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए? किसी भी शुरुआती निवेशक को ETF के बजाय एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, SIP करना चाहिए और 2-3 साल तक करना चाहिए। जब आपका पैसा काफ़ी बढ़ जाए, आप अपने पैसे को आप इंडेक्स में लगाना चाहते हैं और आप अपना खर्चा कम करना चाहते हैं, तब आप ETF को एक विकल्प के तौर पे देखिए। उसके पहले आप आसानी से एक अच्छे एक्टिवली मैनेज फंड में या किसी इंडेक्स फंड में अपना SIP करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका। और देखिए, ETF और म्यूचुअल फंड को चुनने से पहले इस एपिसोड को देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। अपने प्रश्न हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा। हम हर बार कहते हैं अगर अपने निवेश से जुड़ा कोई प्रश्न आपके मन में है तो हमें लिख के भेजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर मेरा एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर विजिट कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।